देश की जनता ने भरोसा किया जिन मुद्दों पे, उस मुद्दे का आज क्या हर्ष है, ये सवाल आज देश के सामने है या नहीं है। हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे। विश्व के जिन जिन देशों में क्या टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े उसे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापिस लाएंगे और ये जो पैसे वापिस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं उनको बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम तो यूं कर जाएगा, उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% में वापिस। भाइयों, आप सब सैलरी पेड़ हैं, जो लोकतंत्र को जिंदा रखने वाली सबसे बड़ी महान, आप उस में जो पत्रकार होता है, जर्नलिस्ट होता है, उसको एक शहीद को जो दर्जा मिलता है शहादत के बाद, अपने आप को पूरी जिंदगी खपाने वाला वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का प्रहरी होता है, उसको सैनिक को शहादत देते वक्त जो दर्जा मिलना चाहिए वो आप लोगों का दर्जा है इस देश की सेवा के। वो भावना आपकी, आप तो उतना ही सेक्रीफाइस करते हैं। आपकी सैलरी पेड लोग हो, हजारों लाखों करोड़ों लोग इस देश में सैलरी पेड मिडिल क्लास लोग हैं। क्या मोदी जी ने 2014 में भाषण दिए थे, देश में तालियां बजाई थी, आप सबने उनके पक्ष में माहौल बनाया था, मीडिया ने बनाया था, तो क्या वो सवाल आज फिर देश के सामने है क्यों? ये प्रश्न आज आप लोगों के माध्यम से राजस्थान और देश की जनता के बीच में जाना चाहिए। महंगाई देखने ये चले थे, इन्हें महंगाई कहीं मिली नहीं, लेकिन अगर अपने अंदर देखेंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि अगर हमें चिंता महंगाई की कहीं भी करनी है तो उनके राज्यों में करनी है। महंगाई की बात की आपने, गरीबों की बात की आपने, कई आंकड़े प्रस्तुत किए आपने, ये भी कहा कि आंकड़ों से पेट नहीं भरता। आज गरीब की थाली आंकड़ों से नहीं साथियों, आंकड़ों से नहीं, आज जो गरीब की थाली जो है वो वस्तुओं से भरी है, उसका पेट उनसे ही भरा जा रहा है, वो हम लोग कर रहे हैं। ये वास्तविकता है। आपको पसंद नहीं आई, आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं। मैंने थाली की भी बात की, मैंने आप लोग थाली की भी बात की, आप लोग की भी बात की, क्योंकि आपको महंगाई आप जहां भी ढूंढेंगे, थाली में ढूंढेंगे, आंकड़े में ढूंढेंगे, आपको नहीं मिलेगी। मतलब देश के हमारे वो बीजेपी के सांसद और भी है, कई सांसदों ने स्पीच दी कि अभी इन अंधे और गूंगे लोगों को महंगाई मिली, तो वो देश का नागरिक जो आज इन आशाओं से था कि काला धन आएगा स्विस बैंक से, जो परसेप्शन बनाया गया था कि कांग्रेसियों का स्विस बैंक में काला धन है, वो हम लेके आएंगे। सबको पता है जो स्विस बैंक पे 2014 में जितना अमाउंट, जितनी राशि रखी थी, आज 2022 में उससे सीधी डबल है। भारतवर्ष इस देश के नागरिक, मोदी जी उस भावना को एक कदम भी कभी आगे नहीं। साथियों, बड़ी विनम्रता से जो सवाल आज देश के सामने है, 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी आज हमारे देश, 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी, 45% युवाओं के पास काम। हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा था मोदी जी का, हर साल 1 करोड़ 35 लाख रोजगार वापस रिमेंड हो गए, चले गए, बढ़ना दूर की बात। रोजमर्रा खाने पीने की चीजों पर, जैसे दही पे, आटे पे, चावल पे, और वो जो आप और हम रोज खाते हैं, खाने पीने की चीजों की हमारी जो सरकार होती है, ये जनता द्वारा
चुनी हुई ऐसी सरकार होती है जिसको जनता के लिए करना होता है। ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होती है। देश में आर्थिक हालात बिगड़ते हैं, इनकम आप सोर्स सरकार के कम होते हैं, तो जनता की जेब पे कैसे डाका डाला जाए, उसका एक ऐसा उदाहरण जो विश्व में दूसरी जगह कहीं नहीं है, सिर्फ मेरे देश पाकिस्तान में भी, श्रीलंका जो दिवालिया हो गया वहां भी नहीं। हमारे देश में आटे पे, दही पे, चावल पे टैक्स है, जीएसटी। साथियों, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर क्या हालात है। बाबा रामदेव ने कहा था 35 रुपए का पेट्रोल चाहिए तो मोदी को वोट दो, और हम सब ने उनकी सहायता की थी। आप लोग उसको लाइव करते थे, नेशनल स्तर पे करते थे। जब मैं आप कहता हूं तो ये मीडिया के पूरे होल मीडिया की बात, ये सवाल है यार, ये आप लोगों को, हम सबको जागने की आवश्यकता है। देश हमारा है, आपने अपने विचार हमारे हो सकते हैं, पर ये जागरूकता का एक भाव हो सकता है कि जब पेट्रोल डीजल की बात हुई थी, आज क्या आम जनता जो पेट्रोल डीजल भरा रही है उसका बड़ा हिस्सा जो सरकार के कुकर्म है, जो मोदी जी की अकर्मण्यता है, उसको ढकने में जाता है। उधर इनकम घटी, उस इनकम की पूर्ति आपसे, हमारे से, आम जनता से पेट्रोल डीजल के टैक्स के रूप में। क्या कारण है कि डॉलर के मुकाबले मोदी जी की उम्र से बड़ा रुपया हो गया, 80 रुपए से आसपास पहुंच गया। क्यों? देश में पिछले 2 साल से आर्मी का एक भी कोई वैकेंसी नहीं निकली, और निकली 4 लाख लोगों की तो 4 साल के लिए, और 4 साल बाद 17 साल का वो युवा साथी जो ट्रेन हो जाएगा वेपन चलाने के लिए, वो 4 साल बाद फ्री हो जाएगा। क्या करेगा इस देश का? उसका गुस्सा जब निकलेगा, जितने हम अलग अलग राज्यों में जो नॉर्मल वैकेंसी नहीं होती है, जो अलग अलग विभागों में अलग अलग तरीके से टेम्परेरी जॉब दिए जाते हैं, जब उनको निकाला जाता है, कितने आंदोलन होते हैं। देश के क्या हालात होंगे अकल्पनीय। लद्दाख, अरुणाचल में अब तो आप लोगों ने भी मान लिया, मीडिया ने भी मान लिया कि चाइना ने भारत की जमीन पे कब्जा कर लिया। मोदी जी का झूठ, प्रधानमंत्री इस पर चुप भी है और इससे पहले झूठ भी थे, जब जाहिर हो गया। ऐसा क्यों है कि फसल बीमा योजना की कंपनियों को 40,000 करोड़ रुपया पर ईयर लाभ होता है और किसानों की आय दुगनी नहीं होती है? क्या कारण है कि इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ और समर्थन मूल्य एमएसपी की जो बात हुई उस पर आज तक सरकार के एक कदम आगे नहीं बढ़ा, न एक शब्द बोला, न कृषि मंत्री, न कोई सरकार का नुमाइंदा उस पर बात ही नहीं करता। आंदोलन को, आंदोलनकारियों को, देश को झूठ बोल के गुमराह करके आपने क्वेश कर दिया और फिर वही खड़े हैं। इसके लिए दोषी कौन? 2014 में इस देश पे 56 लाख करोड़ का कर्जा था देश पे। 2021 में 1,39,000 करोड़ रुपए का कर्जा। 2023 तक जाते जाते 1,56,000 करोड़ रुपए का कर्जा होगा। अगर इस साल, सिर्फ इस साल जितनी देनदारियां भारत सरकार को ऋण के रूप में चुकानी पड़े, तो जो आज हमारी विदेशी मुद्रा है उसका 44% कम हो जाएगी। जितने 44% अगर कम हुई तो जो डॉलर 80 रुपए का है इसकी कीमत अनाप शनाप बढ़ जाएगी। जैसे ही ये बढ़ी तो महंगाई श्रीलंका जैसी हो जाएगी। ये संकट आज देश के सामने, ये चुनौती है। इस भावना में कि 12 लाख करोड़ बैंकों के उद्योगपतियों के माफ करें लोन, 5 लाख करोड़ उद्योगपतियों में सिर्फ 10-15 लोग उनका जो टैक्स लगते हैं वो रिमैप कर दिए, वापस दे दिए। और किसानों को जब राहुल जी या कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि किसानों का ऋण माफ करना चाहिए, तो इनकी ये रेवड़ी वाली पद्धति देश को बर्बाद कर देगी। प्रधानमंत्री के भाषण आते रेवड़ी पद्धति। तो जब 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख करोड़ रुपया आपने उद्योगपतियों के माफ किए,
तो किसानों के माफ करने में, किसान आम जनता को सहायता देने में आपको रेवड़ियां क्यों लगती? ये देश के हालात। साथियों, बातें बहुत है, पर भावना एक है कि इस देश में, जैसा मैंने कहा कि 75 से 80% हमारी जो जीडीपी है उसके आसपास हमारा कर्ज का है कि वैल्यू चल रही है, या कर्जदार देश हो गया है। तो चाइना, जो श्रीलंका के हालात बने वो इसके आसपास के ही थे, या इससे थोड़ा बढ़ के। तो चिंता है कि देश का एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है जिससे आम जनता जीने, दुख से भरे जीवन जीने के लिए निर्भर होती जा रही है, परेशान होती जा रही है। एक तरह से इस सरकार की 80 करोड़ लोगों को जो राशन देने की भावना है वो 90 करोड़ भी हो जाएंगे तो देश दिन पे दिन गरीब होता जाए। जैसा मैंने कहा, 8 जून 10%, 8% से ऊपर महंगाई की दर जाने वाली है अगले साल तक। जो भारत सरकार के आंकड़े हैं हमेशा झूठ के आंकड़े, फिर भी उनका भी मान ले तो भी महंगाई और आने वाले समय में एक बड़ा दानव बन के आएगी। इससे भारत सरकार के इन रवैयों के कारण जितने भी भारत सरकार के जो इकोनॉमिक सर्वे होते हैं, सेक्टर ऑफ मॉनिटरिंग होंगे या इंडिया इकोनॉमी के जितने जो EMI के जितने भी आंकड़े होते हैं, इनमें रोजगार जो घटे, महंगाई जो बढ़ी, भारत सरकार पे जो कर्जा बढ़ा, भारत सरकार का जो GDP के मुकाबले कर्जे की जो वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये सब इस बात का द्योतक है कि देश आर्थिक रूप से संकट में जाता है। साथियों, ये भावना सिर्फ बोलने की या करने की नहीं होती है, या पॉलिटिकल एक हमारा दायित्व हमने निभा दिया, राजनीतिक दायित्व हमने निभा दिया और अपनी बात कह दी, आप लोगों ने छाप दी, जनता ने पढ़ ली। ये सिर्फ इससे आगे बढ़कर आम जन को इस भावना से जगाना। तो ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जहां जीतू वहां पर मौजूद और तमाम बातों को साझा भी किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव डिक्लेयर हो गया, तो फिर अब नॉमिनेशन की या किसी प्रकार का अपॉइंटमेंट की तो बात मैं समझता हूँ सारगर्भित नहीं दिखती है। तो आपका मेरा अनुरोध मैं पूरे सवाल के उत्तर में दे चुका हूँ। जीतू जी, शिवराज जी को बीजेपी ने किसी कमेटी में नहीं लिया अपने टॉप लेवल, जहाँ वो पहले थे वहाँ से। भारतीय जनता पार्टी का अपना काम है, वो किसको लें, किसको छोड़ें, किसको पकड़ें, ये सवाल नहीं है देश के सामने। सवाल ये है कि विधायकों की मंडी नरेंद्र मोदी के रहते हुए क्यों लग गई। यार, इस देश में आदिकाल था, उस आदिकाल में गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। जब सभ्य समाज बना तो इंसानों को गुलामों से रोकना पड़ा, इनको बेचने और खरीदी पे एक तरह से ब्रेक लगा। फिर सभ्यता की ओर लोकतांत्रिक व्यवस्था आई तो हम चयन करके लोगों को, जनप्रतिनिधियों को चुनने लगे जिसकी ताकत दी जनता को, और उस ताकत को कैसे बेचा और खरीदा गया। जनप्रतिनिधि श्रेष्ठ होता है इसलिए चुना जाता है, विधायक और सांसद इसलिए चुने जाते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 400 के आसपास विधायकों की दल बदली हुई, जिसमें से लगभग कहीं चला 50 खोखा, कहीं चला 20 खोखा, कहीं चला 30 खोखा, कहीं चला 35 खोखा, 10-10, 11-11 राज्यों में। तो सवाल तो यह है कौन अंदर होगा और कौन बाहर होगा, इससे हमें नहीं, देश को भी मतलब नहीं है। मैं समझता हूं कि आपका फोकस विधायक क्यों बिकते हैं इस पे होना चाहिए, ये सवाल है। अभी गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को अलविदा कहा, उन्होंने 2 मुख्य सवाल किए। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता नहीं है, आज कांग्रेस जोड़ो अभियान शुरू होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो ऐसा नेतृत्व है जो गंभीर नहीं है, नॉन सीरियस है, ये उन्होंने आरोप लगाया। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं गुलाम नबी आज़ाद जी जो व्यक्ति हैं, उन्होंने देश के और कांग्रेस के साथ कई साल तक काम किया। कांग्रेस पार्टी ने भी उनको जितना सम्मान दिया पब्लिक डोमेन में, मेरी उम्र भी ये कहती है कि मेरा अनुभव भी ये कहता है कि मुझे
गुलाम नबी आज़ाद ने जो कहा उस पर उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ, पर कुछ सवाल देश के सामने है, कांग्रेस के सामने है कि गुलाम नबी आज़ाद जी को उस समय जब देश को आवश्यकता थी एक अच्छे और सच्चे विपक्ष की, उस समय जब भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत देश में वो सवाल उठाए जा रहे हैं जिसकी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने गर्त में लेके गए इस देश को, ऐसे समय जब चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जिसकी डेट डिक्लेयर हो गई और लोकतांत्रिक तरीके से चुन के एक अध्यक्ष चुना जाना है, उस समय जब उनको खुद को भी इस अवसर का लाभ लेना था, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी जी के सामने जो पत्र लिखा था शुरू में 23 का जिसको नाम देके, यही तो सवाल थे, और जब वो पूर्ण होने जा रहे थे तब ऐसा कदम क्यों उठाया? इससे बिना आग से तो धुआं नहीं निकलता, कुछ तो शंका होती है, सवाल खड़े होते हैं। हर कांग्रेस जन की भावना बनती है, वो कांग्रेसी जो जिले में, ब्लॉक में, बूथ पर काम करता है, उसको दिल्ली में क्या हो रहा है, किसका हित है, किसका हित है, किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, इससे ज्यादा कांग्रेस के विचार की चिंता होती है। गुलाम नबी जी के इस कदम से उसको दर्द हुआ है, उस कार्यकर्ता को, उस भावना को जो कांग्रेसियत इस देश में लाना चाहती है, उसको दर्द हुआ है। जहाँ तक वो पार्टी से उनने छोड़ दी है, तो मैं समझता हूँ उनकी किसी बात का जवाब कोई कांग्रेस जन देने के दायित्व तो रखता ही नहीं। जीतू जी, मेरे दो सवाल है इधर। पहला सवाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम पार्टी अध्यक्ष के लिए चल रहा है, क्या आप लोगों की भावना क्या है? पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर महंगाई वाले। मैंने इसका जवाब दे चुका हूँ, ओपन फोरम है, पार्टी का लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरीके से जिसको चुनाव लड़ना है वो फॉर्म अप्लीकेबल करेगा और डेलीगेट्स वोट देंगे। अब ये करेगा, वो करेगा, बी करेगा, ए करेगा, मैं समझता हूँ ये बात कहना भी एक तरह से ठीक नहीं होगा। सर, मेरा दूसरा सवाल, महंगाई को जो आपने बात करें, आपने जयंत सिन्हा जी का लोकसभा में सुना, राज्यसभा का, उसमें वो कह रहे हैं कि महंगाई कहीं नहीं है, अगर होती तो पब्लिक सड़कों पे आती। ये बात सही भी है, क्योंकि जब आपकी यूपीए सरकार थी 50 पैसे भी अगर आप बढ़ा देते थे तो कम्युनिस्ट पार्टी आ जाती थी, जनता आ जाती थी सड़क पे, आज नहीं आती है। कहाँ महंगाई, क्यों, मतलब किसको जगाने की कोशिश करें? क्योंकि आम पब्लिक को कोई एतराज ही नहीं है, जब पैसे बढ़ रहे हैं बढ़ने दीजिए, तो आप उनको क्यों जगाने की कोशिश कर रहे हैं? उनकी तरफ से कोई डिमांड तो आई नहीं क्या आप आंदोलन करिए, वो करिए, इस तरह का? लोकतंत्र में, भारतवर्ष के लोकतंत्र में हमेशा से सम्मान रहा है उस भावना का जो विपक्ष का रोल भी प्ले करता है, और जगह दी है संवैधानिक तरीकों से विपक्ष को भी। विपक्ष को ताकत कौन देता है? मीडिया। विपक्ष को ताकत कौन देता है? स्वायत्त संस्थाएं, कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी। जो ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो ईमानदारी से अपना धर्म जैसी शपथ लेता है वैसी निभाता है, वो स्वायत्त संस्थाएं जो अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार को सुनी जाती, तब जाकर जनता के कानों में, उनकी आंखों में इस तरह का दृश्य दिखता है कि हम मार खा रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं मानता हूं कि वो सब कोलैप्स हो रहा है धीरे धीरे। आप देखो कि जिस तरीके से सिर्फ विपक्ष के लोग ही भ्रष्टाचारी हो सकते हैं कि भ्रष्टाचार जहां हो वहां कार्रवाई हो, पर सिर्फ विपक्ष में ही भ्रष्टाचारी है। 72 लोग बीजेपी के जिनको ईडी का नोटिस मिला और बीजेपी में उन्होंने चले गए, अलग अलग पार्टियों, कांग्रेस के भी गए, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री के पद मिले, राज्य मंत्री के पद मिले, राज्यपाल के पद मिले, केंद्र में मंत्री बने, पर ईडी का कोई संबंध नहीं गया। क्या कारण है? यह सवाल सामान्यतः दिखता है, नहीं दिखता? तो देश में आपका जो सवाल बाजू है कि जनता को दर्द क्यों नहीं दिखता है महंगाई का, जनता दर्द नहीं, खून के आंसू रो रही है महंगाई से। पर जब खून के आंसुओं को रिप्रेजेंट करने का दायित्व विपक्ष पे है और विपक्ष को मजबूत रखने का दायित्व आप पे है, मीडिया पे, वो कोर्ट पे, जो संवैधानिक स्वरूप देती इन भावनाओं को, वो सब कोलैप्स है। इसलिए ये अलग तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। मैं मानता हूं सब सुधार होगा, भारत विश्व का नंबर 1 देश बनेगा, इसके लिए ये दौर आएंगे। नरेंद्र मोदी के झूठ सामने आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी की अकर्मण्यता लोग भोग रहे हैं, नरेंद्र मोदी का असली चेहरा पकड़ के उनको जनता ही हराए। आपने किसी के दौरान 2 बातें कही थी, उन्हें स्पष्ट कर दें क्योंकि स्पष्ट हो नहीं। आपने कहा था कि भारत के हालात श्रीलंका जैसे बन जाएंगे, इसको जरा सा नहीं, मैं कह चुका हूँ।
मैंने कहा देखो दो बातें, तो इसका ही उत्तर लो पहले आप लो, मैं दूसरा भी लूंगा आपका। पूरा हुआ नहीं। आपकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने थे यशवंत सिन्हा, उनसे हमने जब सवाल किया था उन्होंने कहा था कि भारत के हालात कभी श्रीलंका जैसे नहीं बन सकते, उसका लॉजिक भी दिया था, वित्त मंत्री रहे। अब आप तुलसी इतर क्यों है वो जानना चाहते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, आपने कहा था कि जो ट्रेंड सैनिक वापस आएंगे अग्निवीर के लिए, वो ट्रेंड होंगे सेना से, और यहाँ आकर क्या करेंगे अंदाजा लगा सकते हो, तो वो आपका क्या इशारा है, वो क्या करेंगे आप? दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। चिंता है कि जो अग्निवीर है 4 साल के लिए देश में अगर उनको जॉब मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, तो जितने इस तरह के वेतन भोगी के रूप में अलग अलग समय पे टेम्परेरी जॉब दिए जाते हैं, जब कुछ सालों तक वो जॉब करते हैं फिर उनको सरकार किसी रूप में हटाती है तो एक आंदोलन खड़े होते हैं, हर राज्य में होते हैं, कोई राज्य नहीं बचा है। तो ये चिंता है कि इस तरह की योजना, हमारा जो पिछला इतिहास है उसने देश को अच्छी दिशा नहीं दी। टेम्परेरी जॉब के जगह परमानेंट जॉब चाहिए मेरे देश के बेटे को, इसीलिए वो सरकार और विधायक और सांसद चुनता है। सवाल ये है, चूंकि 17 साल का एक नौजवान एंट्री करेगा और 21 साल में फ्री हो जाएगा, तो नेचुरल है, बचा हुआ जीवन क्या करेगा, यंग रहेगा, युवा रहेगा, सवाल खड़े करेगा। तो उस समय सरकार किसी की भी हो, देश की सरकार होगी, किस तरीके के दृश्य को फेस करेगी, ये चिंता मैंने जाहिर की। दूसरा जो आपने पूछा कि यशवंत सिन्हा जी ने तो कहा कि कभी इस तरह के हालात नहीं होंगे। श्रीलंका के हम भी चाहते हैं हमारे देश के हालात ऐसे, आप भी, कोई देशभक्त ये नहीं चाहता है कि श्रीलंका जैसा उसके हालात हो। कांग्रेस पार्टी तो चाह ही नहीं सकती, उसका तो सोच ही नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता है, कांग्रेस पार्टी ने देश बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने देश आज़ाद किया है, कांग्रेस